So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जान ईबो से नाराज़ होकर क्लब गया था और क्लब में एक इंसिडेंट हो गया था, जिस इंसिडेंट का सीधा असर जान को एक पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ता है। अब उसके आगे ईबो को उस रात एक कॉल आया था, एक ऐसा कॉल जिसने लगभग उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। कुछ पल के लिए वो अपनी ही जगह पर इस तरीके से खड़ा हो गया था जैसे कि मान लो जम गया हो। कह नहीं सकते थे कि उसके जज्बात एहसास क्या थे, लेकिन कुछ तो था जिसने उसकी पकड़ उसके मोबाइल पर टाइट कर दी थी। और अगले ही पल वो अपनी कार में बैठकर पूरी तेज रफ्तार से एक दिशा की ओर दौड़ रहा था। अब लगभग 45 मिनट के बाद दाफन वैली डाउनटाउन पुलिस स्टेशन में अजीब सी भीड़ थी। बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई जब एक शख्स पुलिस इंस्पेक्टर की डेस्क के ऊपर लगभग अपने हाथ पीटते हुए ज़ोर से कहने लगा, इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। आप अभी के अभी उसे रिलीज़ कीजिए। इंस्पेक्टर की बाहें तन चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी वो इस वक्त न जाने कितने सारे लोगों के क्राउड से जूझ रहा था। सारे के सारे हाई प्रोफाइल केस थे और तो और न जाने इस घटना की खबर किसने मीडिया को दे दी। मीडिया भी इस वक्त बाहर अपने कैमरा के साथ रिपोर्टिंग करने पर लगा हुआ है। क्लब बहुत आलीशान था और वहाँ से पकड़े हुए जो नौजवान थे वो आधे से ज़्यादा बहुत एलाइट सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो इस वक्त इंस्पेक्टर के सर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी और उस पर से ऐसे चीखते हुए लोग। इंस्पेक्टर ने लगभग अपनी बाहें तानते हुए कहा, देखिए मिस्टर, आप इस तरीके से बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका केस पहले ले लूँगा। सबको बारी बारी हिसाब मिलेगा। और चिंता क्यों कर रहे हैं आप? चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, भाई हो या वॉट एवर, आई डोंट केयर। जब तक आपका वकील यहाँ आकर ज़रूरी कार्यवाही पूरी नहीं करेगा तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता। क्या इतनी सी बात आपको समझने में मुश्किल हो रही है? देखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। ठीक है, तो वो इंस्पेक्टर सामने खड़े हुए शख्स को घूर रहा था, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर सुगबुगाहट और ज़्यादा तेज़ हो गई जब एक नौजवान शख्स अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त ऑरा लिए धीरे धीरे अपने कदमों को उस पुलिस स्टेशन में बढ़ा चुका था। उसके पीछे पीछे उसका वकील भी चल रहा था। इंस्पेक्टर उसे देखकर तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने लगभग चौंकते हुए कहा, मिस्टर वांग। सामने कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और एक सबसे बड़ी हस्ती खड़ा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग ईबो था। उसको देखकर वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सब चौंक गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एलाइट बिजनेसमैन यहाँ पर इस वक्त इस तरीके से खड़ा होगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत वो करते हुए कहा, मिस्टर वांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर ईबो की नज़र इस वक्त इंस्पेक्टर पर नहीं बल्कि उसके सामने खड़े हुए एक शख्स के ऊपर थी जिसकी निगाहें भी पूरी तरीके से चौंक गई थी। दोनों का ही यहाँ मिलना कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। उस इंस्पेक्टर के सामने खड़े हुए शख्स ने कहा, लानवांग ईबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, तुम ये बताओ, तुम मुझे यहाँ क्या कर रहे हो हाउशवान? हाउशवान ने कहा, कम ऑन डूड, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आया हूँ, पर तुम ये सब क्या हो क्या रहा है? एक ही दिन में सब कुछ इतना उथल-पुथल कैसे हो सकता है? हाउशवान लगातार अपने आप में बड़बड़ा रहा था, पर ईबो के फेस पर कोई एज यूजुअल एक्सप्रेशन नहीं थे। ईबो ने अपनी कोल्ड और रफ टोन में पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है हाउशवान? तुम्हें तो इस वक्त यूएस में होना चाहिए था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? हाउशवान ने कहा, कितनी और बार कहूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। मेरी फ्लाइट अभी 2 घंटे पहले ही लैंड हुई है और देखो मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का कहाँ वेलकम कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ हो क्या रहा है, और ये इंस्पेक्टर मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इन्हें इस वक्त लॉयर चाहिए। हम मैं यहाँ से लॉयर कहाँ लेकर आऊँ? ईबो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ डूड, प्लीज़, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। ठीक है, तो वो हाउशवान कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट साउंड कर रहा था। ईबो ने कहा, तुम जरा 2 मिनट शांत रहो। उसके बाद ईबो ने अपनी निगाहों को सामने खड़े हुए इंस्पेक्टर की तरफ दौड़ाया जिसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। ईबो ने अपनी कोल्ड टोन में पूछा, मुझे यहाँ से कॉल गया था, वेयर इज ही? ये कहते हुए वो इंस्पेक्टर की तरफ घूरने लगा। इंस्पेक्टर की हालत लगभग टाइट थी। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर वांग आखिर किस ही की बात कर रहे हैं और वो किसको पकड़ कर लेकर आया है जो इतनी ज्यादा एलाइट फैमिली से बिलोंग करता है। इंस्पेक्टर ने दोबारा झुकते हुए पूछा, मिस्टर वांग, प्लीज आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? ईबो ने अपनी आइज को नैरो करते हुए कहा, लान विजान शाओ। जैसे ही ये नाम सुना गया, एकाएक वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की जो सुगबुगाहट थी वो और ज्यादा तेज हो गई। शाओ और लान, ये दोनों ही नाम शहर के सबसे बड़े नाम हैं और जब भी ये नाम कहीं पर भी बोले जाते थे तो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ध्यान खींच ही लेते थे। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर शाओ, क्या वो यहाँ है? लेकिन हमने तो किसी भी शाह को यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया है। ईबो ने कहा, अरेस्ट नहीं, आपने उसे कस्टडी में लिया है। और आपने उसे कस्टडी में क्यों लिया है? इन व्हाट बेसिस?
यू आर अरेस्टेड हिम। ये कहते हुए ईबो बहुत डार्कली साउंड कर रहा था। इंस्पेक्टर ने अपने पीछे खड़े हुए सब ऑर्डिनेट की तरफ घूरते हुए पूछा, आखिर मिस्टर शाओ यहाँ पर हैं? उस सब ऑर्डिनेट की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन लोगों ने कहा, जी सर, हम कह नहीं सकते, लेकिन शायद हो। जितने भी हमने फ़ोन जब्त किए थे, हमने सभी से कॉल डायल किया। हमें नहीं पता था कि हम मिस्टर लान को कॉल कर रहे हैं। ये कहते हुए वो बहुत धीमे धीमे बोल रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, वो लिस्ट अभी लाकर मुझे दिखाओ। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। तभी उसने सामने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वांग, प्लीज़ आप सीट लीजिए ना। ईबो ने कहा, मैं यहाँ सीट लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे जवाब मांगने आया हूँ। आपने किस बेसिस के ऊपर उन्हें अरेस्ट किया है? इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, बहुत ही सीरियस सर्कमस्टेंसेस हैं। क्लब से सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। कुछ माइनर है, कुछ ड्रग एडिक्ट है, और उससे भी ज़्यादा कुछ सप्लायर्स हैं। हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उनमें से हैं, अगर वो लोग माइनर हैं और ऊपर से ड्रग के केस में है, तो आप समझ सकते हैं मिस्टर लान, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो इंस्पेक्टर ईबो को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। ड्रग्स, माइनर, एडिक्टेड, ये तीनों शब्द सुनकर ईबो की लगभग धड़कन जैसे रुक गई थी। उसका वो ठंडा पड़ा चेहरा न जाने क्या हाव भाव शो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगभग से फ्लिकर हो गई थी, जैसे दिल मुंह को आ गया हो। तभी पीछे से वो सब ऑर्डिनेट वो लिस्ट लेकर आ चुका था। उसने उस लिस्ट को वहीं रखते हुए कहा, सर, ये लिस्ट। इंस्पेक्टर ने कहा, तो मिस्टर लान, आप मिस्टर शाओ की बात कर रहे हैं? ये कहते हुए वो लिस्ट चेक करने लगा। काफ़ी सारे लोगों के नाम के बीच में भी उसे कोई भी शाओ नज़र नहीं आ रहा था। उसे इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर लान, शायद हमसे कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पर कोई भी शाओ या लान नहीं है। ये क्या? तो वो इंस्पेक्टर ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, व्हाट रबिश इज दिस? वो बात कर ही रहा था कि तभी इस वक्त फैंशिंग वहाँ पर भागती हुई आती है। फैंशिंग ने कहा, बॉस। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगी। उसका भी पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। जान के बारे में ऐसी न्यूज़ मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। वो जान से बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है, और उसके लिए ये न्यूज़ सुनना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इसीलिए वो यहाँ पर हड़बड़ी में पूरी तरीके से भाग कर आई थी। उसे खुद भी नहीं पता कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँची है। ईबो ने कहा, क्या तुम्हें पता है जान कहाँ है? फैंशिंग ने कहा, आई स्वेयर सर, मुझे नहीं पता, मेरी उससे बात नहीं हुई। मैं उसे लगातार कॉल डायल कर रही हूँ, पर फोन स्विच ऑफ है। ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, जिनकी निगाहें सिर्फ उन दोनों के ऊपर थी। ईबो ने लगभग गुस्से में ग्रॉल करते हुए कहा, व्हाट द फक इज दिस? हप इंस्पेक्टर, वेयर इज ही? यहीं से कॉल आया है, और जिस नंबर से कॉल आया है उस नंबर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जस्ट टेल मी वेयर इज ही। ये कहते हुए वो बहुत डार्कली साउंड कर रहा था, जैसे उसका पेशेंस लेवल लगभग जवाब दे चुका हो। इंस्पेक्टर ने भी लगभग कांपते हुए कहा, सर वेट अ मिनट, हमारे पास कुछ माइनर हैं जिनके आईडी प्रूफ नहीं मिले थे। हो सकता है उन्हीं में से किसी के मोबाइल फ़ोन से आपको कॉल किया गया हो। जस्ट वेट अ मिनट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो। ये कहते हुए वो दरख्वास्त कर रहा था। ईबो ने कहा, लीड द वे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर भी उसके साथ साथ चल रहा था। फाइनली वो लोग सेल के लास्ट कॉर्नर में पहुंच चुके थे, जहाँ लगभग 7 से 8 लोग थे। वो लोग कंप्लीटली नशे में धुत थे। कुछ संभाल रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ अपनी ही धुन में गा रहे थे। उन लोगों को इतना भी होश नहीं था कि वो सब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई था जो होश में था, और वो कोई और नहीं, जी और जूचैंग थे, जो सबको संभालने की कोशिश कर रहे थे। जान की हालत तो बद से ज़्यादा बदतर थी। एक तो वो होश में नहीं था, और ऊपर से उसे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी। डर लग रहा था, वो डर भी रहा था, काम भी रहा था, जी को झकझोर भी रहा था, और न जाने क्या क्या बड़बड़ाए चले जा रहा था। जी पूरी कोशिश कर रही थी उसे संभालने की, लेकिन नशा उस पर भी हल्का हल्का हावी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूचैंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो न्यूज़ैंग और वैनिंग को संभाल कर रख सके, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा खराब था। जियांग भी वहीं कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे, और उसके अगल बगल बैठे हुए 2-3 लोग भी इस मंजर को देख रहे थे। सब लोग नशे में धुत थे, और उन सब की ऐसी आवाज़ों को सुनकर सामने खड़ा हुआ जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी हवलदार ने वहीं उन सलाखों पर अपना डंडा खटखटाते हुए कहा, शोर मचाना बंद करो नवाबजादो। अगर तुम लोग शांत नहीं हुए ना, तो ये डंडा अगली बार सलाखों पर नहीं, तुम्हारे पैरों में नजर आएगा, और इतनी जोर से मारूंगा ना कि अगले 2 दिन तक चलने के लायक नहीं रहोगे। ये कहते हुए वो उन सभी लोगों को घूर रहा था, और उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर जियांग लगभग रोते हुए कहा, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सोचा कुछ करो ना जान, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कहते हुए जियांग लगभग रोने की कगार पर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न्यूज़ैंग ने कहा, जियांग मुझे भी बाहर जाना है, पर हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। ये कहते हुए न्यूज़ैंग हंसने लगा। जान ने लगभग बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहा, जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे उल्टी आ रही है, जी प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो,
प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कहते हुए जहान जी के गले लगकर रोने लगा। जूचैंग ने कहा, जहान प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो रहा है तुम्हें? आखिर हो क्या रहा है? ये क्या कर? जूचैंग भी जहान के बगल में बैठ गया था, पर उसकी हालत ख़राब थी। पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था और आंसुओं से चेहरा भीग रहा था। जूचैंग ने जहान का हाथ थामते हुए कहा, जहान बस कुछ देर की बात है, कुछ देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर तुम्हारे गाँव को कॉल क्या होगा यहाँ से। जहान बस कुछ देर के लिए रुको। वो लोग बात कर ही रहते कि तभी वहाँ पर कदमों की आहट होती है। जूचैंग ने वहीं दूर से देखा, ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, जहाँ से कुछ शख्स अपनी ही स्पीड में वहाँ पर आ रहे थे। और अगले ही पल कुछ जाने तो कुछ अनजाने शख्स उस सेल के बाहर थे, जिन्हें देखकर लगभग जूचैंग की आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि ईबो खड़ा हुआ था, जिसके फेस के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा क्रूअल और कोल्डी वाइब दे रहे थे कि एक पल के लिए तो जूचैंग की आंखें भी जैसे कांप कर रह गई। जूचैंग ने कहा, ईबो। ईबो का नाम सुनते के साथ ही जहान की भी आंखें लगभग खुल गई थी। उसने भी खुद को जी से अलग करते हुए सामने की तरफ खुद को खड़ा करके देखने की कोशिश की, पर उसकी हालत खराब थी। और वहीं दूसरी तरफ ईबो इस वक्त शायद अपनी जहन के, अपनी जिंदगी के सबसे खराब मंजर को देख रहा था। जहान की हालत इस तरीके से सेल के अंदर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। और उससे भी ज्यादा उसके एक्सप्रेशन तब ज्यादा खराब हो गए जब उसने जहान को जी के गले लगते हुए देखा। उसकी मुट्ठियां बिछ चुकी थी, इतनी ज्यादा बिछ चुकी थी कि हाथों से नसें नजर आ रही थी और नाखून पूरी तरीके से सफेद थे। फिर भी अब दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। जहान अपनी लड़खड़ाई हाथों से और अपनी हालत से वहीं उस सलाखों का सहारा लेकर खड़ा हो चुका था। वो अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़े हुए ईबो को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ, वो पहचान गया था। और वहीं दूसरी तरफ ईबो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशंस के साथ जहान को देख रहा था। शायद गुस्सा था, घबराया हुआ था, या फिर डरा हुआ था। जहान के लिए क्या कहा जा सकता था? नहीं कहा जा सकता था तब तक जब तक कि इंस्पेक्टर की आवाज़ नहीं आती। उस इंस्पेक्टर ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लान, ये सभी लोग माइनर्स हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये लोग अनवेरीफाइड थे और शायद ड्रग के नशे में पूरी तरीके से चूर है। ये लोगों की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ इन्हें सेल में रखा गया है। हमारी टीम इनका ड्रग टेस्ट करेगी। क्या इनमें से आपको कोई पहचान वाला है? पर शायद ईबो के चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था, हाँ, उसका पहचान वाला है, हाँ, उसका बेटर हाफ है, हाँ, उसका लाइफ पार्टनर है, हाँ, एक ऐसा शख्स है जिसकी शायद ईबो सबसे ज़्यादा परवाह करता है, जिसको यहाँ देखकर वो अंदर से टूट गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर लान, अब जाकर ईबो कहीं अपनी उस ख्यालों की दुनिया से बाहर आया था। ईबो ने कहा, ओपन द सेल, ही इज द वन। ये कहते हुए उसने जहान की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाट? ईबो ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये कहते हुए वो लगभग क्रॉल कर वहाँ पर चीख चुका था। इतनी तेज चिल्लाया था कि उस पूरे कॉरिडोर में उसकी आवाज़ गूंज गई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट। ये कहते हुए उसने तुरंत वहाँ खड़े हुए उस हवलदार को इशारा किया और सेल खोलकर उस शख्स को बाहर लाने के लिए कहा, जो शख्स शायद उस सेल के सबसे पीछे था, अपनी बुरी हालत में। इंस्पेक्टर तो अपना होश खो चुका था, लेकिन शायद हवलदार के अंदर थोड़ा सा होश बाकी था, शायद, या फिर वो ईबो को पहचान नहीं पाया था। इसीलिए उसने अपनी उस दमी हुई आवाज़ में कहा, सर, यहाँ पर वकील नहीं आया, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, एफआईआर हो चुकी है। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, सॉरी मिस्टर लान, लेकिन बिना वकील के। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, फेंशिंग वहाँ पर पेपर लेकर आ चुकी थी। फेंशिंग ने उन पेपर को रखते हुए कहा, अब तो आप निकाल सकते हैं ना? ये कहते हुए उसने पेपर को आगे कर। इंस्पेक्टर ने तुरंत पेपर्स लिए, चेक किए और फिर अपने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, तुरंत सर को बाहर निकालो। हवलदार ने भी अगले ही सेकंड सेल खोल दी थी और कोई इससे पहले कुछ भी समझ पाता, ईबो सेल के अंदर जा चुका था। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि कब उसके कदम उसे अंदर ले जा चुके थे और जहान वहीं खड़ा हुआ था, कांपता हुआ। लेकिन उस पल तक, जिस पल तक ईबो ने उसे हाथ नहीं लगाया था, थामा नहीं था, क्योंकि अगले ही पल जैसे ही ईबो जहान के सामने आया, जहान ने अपने हाथों को छोड़कर ईबो को थाम लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और गले लगाते हुए लगभग सुबकती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, आप आ गए ना, सच में आप आ गए। ये कहते हुए वो बिल्कुल किसी डरे, सहमे, खोए हुए, कांपे हुए बच्चे की तरह ईबो से लिपट कर रो रहा था। और ईबो उसकी ऐसी हालत देखकर खुद को उसे और ज़्यादा टाइट पकड़ने से रोक नहीं पाया। ईबो ने भी जहान को पूरी तरीके से अपनी बाहों में कस लिया था। उसने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। ये कहते हुए उसने बाकी सब की तरफ देखा, जिनकी हालत कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। जूचैंग वहाँ पर अभी भी ईबो को ऐसे ही देख रहा था। ईबो ने कहा, तुम सब लोग भी बाहर आओ। ये कहते हुए उसने फेंशिंग की तरफ इशारा किया। फेंशिंग ने कहा, जी सर, मैं इंतज़ाम करती हूँ। उसके बाद फेंशिंग वहीं इंस्पेक्टर से बात करने लगी और ईबो जहान को कंप्लीटली अपनी बाहों में उठाकर उस सेल से बाहर ले आया था और जहान अपने हाथों को वहीं ईबो की नेक में डालकर उसकी बाहों में सिमट रहा था। तभी वहाँ भागता हुआ हाउशवान भी आ गया था। वो भी यहाँ पर जियांग की तलाश में आया था। हाउशवान ने जियांग की जब ऐसी हालत देखी तो वो भी अपनी जगह पर स्टंट हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया
और जियांग जैसे ही उस सेल से बाहर निकला उसने जियांग को थाम लिया क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूचैंग ने जी को और दूसरे कंधे पर न्यूसैंग को थाम रखा था। फेंशिंग ने इंस्पेक्टर से कहा, सर हमें इन सबको बाहर ले जाना है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मिस, हम आपकी कंसर्न को समझ रहे हैं, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं हो जाता हम किसी को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाई प्रोफाइल केस हो या कैसा भी केस हो, चाहे आप लोग कोई भी हों, लेकिन कानून तो कानून है ना, और इस कानून के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मीडिया है, सब जवाब मांगेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन तो इंस्पेक्टर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ईबो कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन जो शख्स पकड़ा गया है उस शख्स के लिए कानून की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ईबो ने कहा, क्या सिर्फ ड्रग टेस्ट करना है, और अगर पॉजिटिव हुआ तो? ईबो की ऐसी बातें सुनकर वो इंस्पेक्टर लगभग स्पीचलेस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मनाते हुए कहा, अगर सर ड्रग टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो माइनर के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। हो सकता है कुछ देर के लिए इन लोगों को जुवेनाइल कस्टडी में भी जाना पड़े। सब कुछ डिपेंड करेगा कि केस किस तरीके का है। क्या इन लोग ड्रग्स शुरुआत से ले रहे हैं या किसी तरीके से ड्रग्स दिया गया है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो क्लब एलाइट है, बट वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होना आम बात है। हमें टिप मिली थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से की जाएगी, चिंता मत कीजिए। हम लोग सीसीटीवी को और भी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ वक्त तक यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो इंस्पेक्टर ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो के जबड़े भिज चुके थे। जान ने भी ये बात कहीं ना कहीं तो सुन ली थी और वो डर गया था। उसने अपने आप को ईबो के पास और ज़्यादा सुकेड़ लिया और लगभग अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ नहीं रुक, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़। ये कहते हुए जान ने अपनी आंसू भरी आंखों से ईबो की तरफ देखा और उसकी ऐसी हालत देखकर ईबो भी अपने आप को जान को और ज़्यादा टाइट पकड़ने से रोक नहीं पाया। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर जिस शख्स की बात हो रही है वो सब लोग माइनर है, और माइनर को जब तक कि कुछ भी प्रूव नहीं हो जाता कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, और बाकी बात आपसे मेरा लॉयर करेगा। ये कहते हुए ईबो ने वहीं खड़े हुए लॉयर की तरफ इशारा किया। लॉयर भी अपने आगे सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स लेकर आ चुका था। इंस्पेक्टर ने कहा, सर, पर ईबो ने कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस तरीके से वो इंस्पेक्टर को देख रहा था, इंस्पेक्टर को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के अभी ईबो से कच्चा चबाने वाला है। लगभग 15 मिनट के बाद वहाँ पर एक टीम आ चुकी थी जिसने सभी लोगों के ब्लड सैंपल लिए, और इस बीच में लॉयर की भी वहाँ खड़े हुए इंस्पेक्टर से बात चल रही थी। हाशवान ईबो के बगल में खड़ा हुआ था जो जियांग को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही फेंशिंग जान की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लॉयर्स के साथ खड़े होकर सारे मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हाशवान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैन, मेरा तो ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, पर ये कौन है? इसके बारे में तुमने कभी नहीं बताया। Who is he? ये कहते हुए हाउशवान अभी भी अपनी उसी मिस्चीवियस वॉइस में ईबो से बात कर रहा था। उसके बगल में इतनी सारी टेंशन थी, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन ईबो था जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो फ्रस्ट्रेट था। उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। हाउशवान ने कहा, डूड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हो? सच में तुम कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं, एरोगेंट बास्टर्ड। ये कहते हुए उसने अपना मुंह मोड़ लिया और जियांग को संभालने लगा। इस बीच में फेंशिंग इंस्पेक्टर के साथ आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर वांग। फेंशिंग ने कहा, सर, सारा काम हो चुका है, अब आप यंग मास्टर को लेकर जा सकते हैं। ईबो ने कहा, ये कहते हुए ईबो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी इंस्पेक्टर ने रोकते हुए कहा, सर, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ईबो ने कहा, व्हाट? इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर वांग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन क्या है? हमें FIR में लिखना पड़ेगा। ईबो ने एकदम से इंस्पेक्टर की तरफ देखा, घूर कर देखा। कुछ पल के लिए वहाँ पर शांति थी, जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि वो जवाब क्या देने वाला है, और कहीं ना कहीं शायद जान भी इंतजार कर रहा था। उसे होश तो नहीं था, लेकिन वो इस सारी कॉन्वर्सेशन को कहीं ना कहीं समझ तो सकता ही था, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पकड़ ईबो के ऊपर टाइट हो गई थी, वो शायद इस बात का सबूत था। पर ईबो ने अगले ही पल में अपनी बहुत ही रूखी आवाज़ में कहा, ही इज़ माई ब्रदर। मेरे पास इसकी लीगल गार्जियनशिप है, सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, मेरा लॉयर दे देगा। क्या इतना डिटेल काफ़ी है? इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी सकपकाई आवाज़ में कहा, हाँ सर, काफ़ी है, हमें लगा ही था। ज़रूर मिस्टर शाह आपके भाई होंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सारी चीज़ों को आपको देता हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए इंस्पेक्टर आगे चलने लगा और ईबो भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। पर कोई था जिसकी आंखों से हल्की सी आंसू की परत निकल गई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि जान था। वो डरा तो था ही, घबराया भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ईबो के आने से उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली थी। लेकिन अगले ही पल ईबो ने जिस तरीके से जवाब दिया कि जान,
सिर्फ उसका भाई है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं जहान के माइंड पर स्ट्राइक किया था, एक तरीके से अटैक सा किया था। इसी चीज़ ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। अगले ही पल ईबो इस वक्त उस काउंटर पर था जहाँ पर जहान की सारी बिलोंगिंग्स थी, उसकी मोबाइल फ़ोन, उसका वॉलेट, उसके और भी कार्ड्स और साथ में उसकी ज्वेलरी जो भी उसने पहन रखा था। और उसी ज्वेलरी के बीच में जहान की वेडिंग रिंग भी थी जिस पर ईबो की निगाहें टिक गई थी। फैंशिंग भी बाहर आ गई थी। फैंशिंग ने कहा, सर चिंता मत कीजिए, मैं यंग मास्टर का सारा सामान उठा लेती हूँ। ये कहते हुए उसने सारे सामान को अपने हाथों में ले लिया, पर ईबो ने अगले ही पल फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वो चेन दो। फैंशिंग एक पल के लिए तो समझ नहीं पाई थी ईबो क्या मांग रहा है, पर ईबो ने अगले ही पल फैंशिंग के हाथों में जब इशारा किया तो फैंशिंग एकदम से समझ गई। उसने उस वेडिंग रिंग को जो कि चेन में थी उसे आगे करते हुए कहा, सर क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? ईबो ने फैंशिंग के हाथों में से उस रिंग को लिया। उसके बाद अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मैं जहान को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम उसके सारे फ्रेंड्स की इसी वक्त बेल कराओ, सभी को अपने अपने घर भेजो, उसी की बात तुम जाना। समझ आ रहा है तुम्हें ये बात? फैंशिंग ने कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी को सेफ्टी से उनके घर पहुँचा दूंगी। आप प्लीज़ यंग मास्टर को यहाँ से लेकर जाइए, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। ईबो ने सिर्फ नोट किया, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता एक फैंशिंग ने ईबो को रोकते हुए कहा, सर एक मिनट रुकिए। ईबो अपनी जगह पर रुक गया। फैंशिंग ने तुरंत आगे आते हुए अपना कोट उतार कर जहान के ऊपर उड़ा दिया था। ईबो की तरफ देखते हुए फैंशिंग ने कहा, सर बाहर बहुत ज़्यादा मीडिया है, प्लीज़ यंग मास्टर को कवर कर लेकर जाइएगा, वरना अगले पल की हेडलाइंस होगी, हम खबर को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए उसने ईबो को अवेयर करा दिया था बाहर के सारे सर्कमस्टेंसेस को जो कि इस वक्त फैंशिंग पार कर आई थी। ईबो ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जहान को लेकर आगे बढ़ चुका था, पर जैसा फैंशिंग ने कहा था हालत बाहर और ज़्यादा बदतर थी। मीडिया रिपोर्टर्स, फ्लैशलाइट, कैमरे की चिक चिक और रिपोर्टिंग की आवाज़ सिर्फ यही सुनाई दे रही थी। कोई रोके या ना रोके, अगले दिन की ये हेडलाइन तो बननी ही थी। सब लोग इस वक्त उस स्टेशन से बाहर निकलते हुए लोगों की फ़ोटो क्लिक करने पर बिजी थे, क्योंकि सब लोग इस वक्त इस शहर के जाने माने हस्तियों में से थे और जिसका फ़ोटो सामने आ जाए वो उतना ही काफ़ी है। लेकिन आवाज़ और भीड़ भड़ाका तब ज़्यादा बढ़ गया जब उस स्टेशन से दलान वांग ईबो को निकलते हुए देखा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त शहर का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान उस स्टेशन से निकल रहा है, और वो भी किसी को अपनी बाहों में इस तरीके से कैरी किए हुए। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या अगले पल जो खबर होगी वो हेडलाइन ईबो और जहान की ज़िंदगी में क्या असर दिखाएगी? और जब जहान ईबो के साथ लैंड मेंशन में पहुंचेगा तब क्या होगा? क्या जहान की ऐसी हालत ईबो के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देगी, या फिर जहान की नशे की हालत उससे कुछ अलग ही चीज़ करवा देगी? तो ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको क्या लगता है जहान ईबो से क्या जवाब मांगेगा, जिस तरीके से ईबो ने जहान को ब्रदर कहकर इंडिकेट किया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। न जाने कितने लंबे वक्त से इंतज़ार कर रही हूँ कि 4K सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन आप लोग जैसे ही करना चाहते ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।